नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध के साथ हरियाणा एक बार फिर महंगाई में टॉप पर पहुंच गया है। हरियाणा में महंगाई इस कदर विकराल हो गई है कि उसने तमाम राज्यों के साथ ही आरबीआई द्वारा तय महंगाई के उच्चतम स्तर को भी पार कर दिया है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश में महंगाई दर 6.04% है, जो ग्रामीण क्षेत्र में 7.12 आंकी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में महंगाई की जो दर है और जो आंकड़े हैं उनको लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं और किस तरह से क्या कुछ सवाल हैं महत्वपूर्ण हो जाता है। सर, एक बड़ा मुद्दा आपके मैं ट्वीट पे देख रहा था और एनएसओ रिपोर्ट को बताते हुए आप कहीं ना कहीं जो तमाम इश्यूज हैं, महंगाई की जो दर थी, ये सवाल आपने एक बड़ा सवाल आज उठाया है। ठीक है, ये एनएसओ की रिपोर्ट है। एनएसओ की रिपोर्ट तो कोई मैनेज नहीं है। आज इन्फ्लेशन रेट जो है सबसे ज़्यादा हरियाणा में है, नेशनल एवरेज से भी ऊपर है। ये देखो, उनकी रिपोर्ट छपी हुई है। हरियाणा में एवरेज 6.4 है, जबकि रूरल में ज़्यादा है 7.12। हिमाचल भी में हमारे कम है, उनका एवरेज 4.35 है। पंजाब में 4.18 और ऑल इंडिया में 4.25 और हमारा कितना है 6.04। तो ये हरियाणा टॉप पर है। इन्फ्लेशन हो, बेरोजगारी हो और आपका अपराध हो, हरियाणा टॉप पर है। जब तो ये आज ये परिस्थिति हो गई हरियाणा की सरकार में। किन किन चीज़ों पर इसका असर पड़ता है? इन्फ्लेशन का जिस तरह से डाटा ये है उससे सर किन किन चीज़ों पर असर पड़ता है और क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है जो सीधे तौर पर लाभ मिले? हर चीज़ पे असर पड़ता है। जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसका रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उस पर महंगाई उसका कमर तोड़ती जा रही है। उसका जीवन दुर्लभ होगा, मुश्किल हो गया उसका जीवन। और इन्होंने तो मतलब जैसे फीस भी, शिक्षा भी दुगनी कर दी। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें 100 से 150% ज़्यादा फीस बढ़ा दी। यूनिवर्सिटियों को कह दिया भी तुम अपने आप अपना खर्चा लो। तो शिक्षा है नहीं कर दे सकते, स्वास्थ्य नहीं कर सकते, डॉक्टर नहीं के पास, अस्पताल में ज़्यादा अस्पताल खाली, वहाँ डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, यूनिवर्सिटी में यह हाल हो रहा है। तो आज महंगा ये जो इन्फ्लेशन का था उसमें भी हरियाणा हाईएस्ट है, बेरोजगारी में भी हाईएस्ट है। तो यह क्या दर्शाता है कि ये विफल सरकार है, मौजूदा सरकार विफल सरकार है और ये जन विरोधी सरकार, जनहित का कोई फैसला ये सरकार नहीं ले पा रही। आज किसान मजदूर सब परेशान हैं। अब किसानों का एमएसपी क्या नाम है, चलो और तो पीछे का इशू नहीं छेड़ता मैं, इसका जो एमएसपी था 6400 रुपये था सनफ्लावर का, सूरजमुखी का। और ये 52 का क्या मतलब, जिसमें एमएसपी उसमें 52 का कोई मतलब नहीं। 52 दिया जाता है वो जिन पर एमएसपी ना हो। तो वो आप देख रहे हैं स्वयं कि क्या हाल है। किसान कभी सड़क रोकते हैं, कोई कुछ करते हैं, परेशान हैं, उनका एमएसपी भी नहीं मिल रहा, 6400 रुपये भी नहीं मिल रहा। और 1052 की बात कही, 1052 दे भी दें तो उसका तो बिक रहा 4000, 5000 हो गया, फिर भी 1400 रुपये प्रति क्विंटल उसको घाटा है। तो ये, और जबकि केंद्र सरकार ने ये कह रखा 5000 मेट्रिक टन की मंजूरी दे रखी इनको, ये खरीदने की एमएसपी पे। 1 टन भी नहीं खरीदा इन्होंने, 6400 रुपये। तो यही वजह रही जिस वजह से तमाम जो किसान आए और अब हालांकि मुद्दा अब सुलझ गया है और सरकार से सहमति बन गई है। अच्छी बात है, सरकार एमएसपी देता हूँ मैं तो इसकी बात का स्वागत करूँगा। उनका हक है, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, उनका हक है, अपना हक मांग रहे हैं। सीएमआई के जो आंकड़े थे बेरोजगारी को आप लगातार हमलावर रहे हैं। इस सरकार में कई बयान हमको भी सर याद हैं और आपने खुलकर कहा है, लेकिन सीएमआई के आंकड़ों को दरकिनार कर दिया जाता है और ये कहा जाता है सरकार की तरफ से, कांग्रेस से। लेकिन आज एक नया डाटा, नई बात के साथ आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। एनएसओ का डाटा है ये उनका, और वो है आपके सामने है, वेरीफाई कर लें। और सीएमआई की रिपोर्ट, एक उसकी रिपोर्ट गुजरात के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए ठीक है, हरियाणा के लिए गलत कैसे हो सकती है? जब वहाँ पे इलेक्शन में जाती है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, जब तो उसका डाटा देती है, देखो हमारी
बेरोजगारी का इतना % है। वो यूपी में ठीक है संस्थान, हरियाणा में गलत है। सबको मालूम पता है पानीपत में 6 पोस्ट निकली चपड़ासी की जुडिशरी में, कितने हज़ारों आदमी ने दरख्वास्त दिया, जिसमें PhD MA और सब B.Ed वो मतलब अप्लाई कर रहे हैं। तो बेरोजगारी के तो आपके सामने है। सर एक सवाल राजनीतिक तौर पर, बीजेपी जेजेपी के तमाम बयान आपके पास भी आए होंगे और कहीं ना कहीं टीवी अखबारों में आपने पढ़े होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे जो मुद्दा है दोनों ही तरफ से, चाहे सीएम साहब की बात कर लीजिए, डिप्टी सीएम की बात कर लीजिए, अब ये कह दिया है कि लगभग ऑल इज वेल और अब इस पूरे मुद्दे पर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं है और कहीं ना कहीं गठबंधन चलता रहेगा। गठबंधन थोड़ा यही है, नीतियों पर आधारित थोड़ा ही है। ये गठबंधन तो स्वार्थ पे है, जब तक इनका स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा चलता रहेगा। और ये सब जो है आज गठबंधन टूट रहा है, ये सब नूरा कुश्ती दिखाई दे रहे हैं। ये सब जो है जो चुनाव सामने दिखाई दे रहा है, जब इनको बात दिख रही है। क्योंकि पिछले चुनाव में जो कहा था, जेजेपी ने कहा था इनको यमुना पार करेंगे, बीजेपी कह रही थी 75 पार करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ इतने वो थे। और जब आ गया चुनाव का नतीजा तो दोनों यार बन गए। इन्हीं को नीतियाँ थोड़ा ही है। ये साथ रहेगा, आपका आकलन क्या कहता है बतौर राजनीतिक सीनियर पॉलिटिशियन? स्वार्थ क्या है, स्वार्थ का है, हरियाणा का भट्ठा बैठ रहा है और क्या। एक निजी सवाल कांग्रेस की तरफ से, सर आप इतने चार्जअप इस बार नजर आ रहे हैं, तमाम जो रैलियां देख रहे हैं, छोटे छोटे हाथ से हाथ जोड़ो, इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, पूर्व मुख्यमंत्री को, नेता प्रतिपक्ष को ऐसा क्या दिख रहा है कि जो बहुत ज्यादा फील्ड में एक्टिव होके, मेहनत होके, जो कंपैरिजन है बहुत एक्टिव और चार्जअप होके आप फील्ड में नजर आ रहे हैं? मैं सदा एक्टिव रहा है, फिर आप पैदा नहीं हुए थे जब से देखो। बिल्कुल मेरी उम्र छोटी है, फिर जब लेकिन देखो कुछ तो डिफरेंट दिख रहा होगा आपको। कोई नहीं, आप 1991 से 96 से देख लो, जब मेरी पद यात्रा थी क्या थी, आप मैं सदा एक्टिव रहा भाई। अब कोई नई बात हो रही है। मैं एक राजनीतिक सोच का आदमी हूँ और जनहित के बारे में उनके लिए सोच रखता हूँ। मैं एक स्वतंत्र सेनानी परिवार से हूँ, तो अपना जो जिम्मेवारी जो भी देते हैं लोग जनतंत्र में, चाहे वो मेरे को सत्ता पक्ष की दी हो चाहे विपक्ष की दी हो, उसको जिम्मेवारी से निभाता हूँ। 24 का इलेक्शन दूर है, उसके बावजूद जिस तरह से गतिविधियां हैं और आगे जनता के बीच जाना, मेरा सवाल उस डायरेक्शन में था कि समय इलेक्शन में बहुत दूर है, लेकिन जिस तरह से प्रोग्राम आप लोगों के हैं कंटिन्यू चल रहे हैं, रुके नहीं। देखिए मैं तो 19 से शुरू हो गया। 19 में जब मैं नेता विपक्ष बना तो विपक्ष आपके समक्ष जब से शुरू है, 10 पार्लियामेंट्री हल्के हमारे 7 में हो चुकी है, 8वां भिवानी कर रहे हैं 9 जुलाई को, फिर दो पार्लियामेंट्री क्षेत्र और रह जाएंगे। तो हम तो सारा काम कर रहे हैं शुरू से। लोकसभा की तैयारी और विधानसभा चुनाव की तैयारी से कांग्रेस को अपने लिए संभावनाएं क्या नजर आती हैं इस बार, जिस तरह के राजनीतिक समीकरण हरियाणा में? देखो हरियाणा में तो लोग मन बना चुके हैं। 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और किस बेसिस पे सर ये लगता है? मेरा तजुर्बा, मैं लोगों का आदमी हूँ, लोगों की निगाहें पढ़ता हूँ, उनकी परेशानियाँ देखता हूँ, इस सरकार की विफलता देखता हूँ। आज सरकार ने क्या किया है, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था हरियाणा में, आज आप खुद देख रहे हो। इन्फ्लेशन में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, और क्या चाहिए, और भ्रष्टाचार में नंबर 1। कि कितना तो आपका घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, ये आपके सामने। 6 जो आपने गारंटी दी हैं, क्या ये भी एक वजह है कि कांग्रेस अब सीधे तौर पर जो जुड़ेगी लोगों से, हरियाणा में कांग्रेस जो चुनाव लड़ेगी, 6 गारंटी आपने दी है कि इस चीज़ का लाभ सीधा जनता को दिया जाएगा, इसका रिस्पॉन्स? पहले भी हमने, जो आप 2009 का मैनिफेस्टो उठा के देखो, 2005 का हमारा मैनिफेस्टो देखो, जो हमने वायदा किया हमने पूरा किया, एक भी नहीं निकाल सकते। और इनके मैनिफेस्टो का उठा के देख लो, एक भी पूरा किया हो तो। कहा था किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, आमदनी दुगनी कहाँ हो गई, लागत दुगनी हो गई, परेशान है किसान। तो इस प्रकार से इनका तो एक भी वायदा नहीं। इन्होंने कहा था हम 5100 रुपये पेंशन देंगे। इनका कोई नीतिगत गठबंधन नहीं है, कोई वो नहीं है, ना कोई इनके मैनिफेस्टो पे अमल करते हैं। ये कांग्रेस का जो हमारे समय का, आप हरियाणा का कोई भी मैनिफेस्टो उठा के देखो, जो हमने वायदा किया लोगों से पूरा किया, अब भी जो वायदा करे हैं वो पूरा करेंगे।
हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब तमाम विषयों पर बातचीत रख रहे थे, हरियाणा सरकार से भी तमाम सवाल पूछे और अपनी तैयारियों को लेकर, क्योंकि सीनियर पॉलिटिशियन है, अपने नज़रिए से जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस की तैयारी है वो भी साफ तौर पर बता रहे थे और लगातार कहा कि कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर भी और अपने अनुभव के तौर पर भी लगातार जनता के बीच बने रहे हैं और आगे भी बने रहेंगे। विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।